प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गोल्जी बॉडी के इस फाइनल वीडियो में। इस वीडियो में हम जो फंक्शन हैं गोल्जी बॉडी के उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सिक्रीशन जो है मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का सेल के अंदर, सेल सिक्रीशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल रहता है। तो कौन कौन से एंजाइम ये बायोसिंथेसाइज करता है गोल्जी बॉडी, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का सिक्रीशन, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, इसके अलावा लाइसोसोम का सिक्रीशन भी जो है इसके द्वारा होता है। इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। तो सेल्स के सिक्रीशन जो हैं ज़्यादातर वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। तो कार्बन 14 ल्यूसीन और ट्रिशिएटेड ग्लूकोज जब लेवल्ड ये उनसे स्टडी की गई तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि गोल्जी बॉडी जो है वो बायोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंट साइट है सेल के अंदर, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के, जो बाद में प्रोटीन के साथ मिलकर जो राइबोसोम द्वारा स्रावित होते हैं और इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होता है और म्यूकस, इन सब का जो सिक्रीशन है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ प्रोटीन जब राइबोसोम द्वारा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा स्रावित होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मिक्स करके ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है ये गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। और ये जो प्रोसेस है इसके लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। और ये जो है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नल मेम्ब्रेन पर अटैच रहता है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। न्यूट्रा एंड लेब्लॉन ने 1966 में ये कंफर्म किया कि गोल्जी बॉडी जो है वो सल्फेट मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो सल्फेशन है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड सल्फर टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो ये इसके अंदर गोल्जी बॉडी जो है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है सल्फो ट्रांसफरेजेस, वो भी जो है गोल्जी मेम्ब्रेन के अंदर उसकी लोकेशन है। तो उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी के जो सल्फेशन है, सल्फर को ट्रांसफर करने का कार्य, वो भी गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। इसी तरह से पीटरसन और लैबलॉन ने 1960 और 64 के अंदर ये डायरेक्ट एविडेंस जुटाई कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके लिए उन्होंने ट्रिशिएटेड ग्लूकोज और ट्रिशिएटेड लैक्टोज उपयोग किया। और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा ये पाया कि 5 मिनट के बाद जो ट्रिशिएटेड ग्लूकोज है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है और 40 मिनट्स के बाद जो ये ट्रिशिएटेड ग्लूकोज है वो म्यूसिजन ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है जो गोल्जी बॉडी के एडजेसेंट लाई कर रहे हैं। और आफ्टर 4 आवर ये ट्रिशिएटेड ग्लूकोज जो है ये एपिकल म्यूसिजन ग्रेन्यूल्स के रूप में उपस्थित होता है। तो अगर हम ये डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो है, तो ये अमीनो एसिड्स ग्लूकोज और लैक्टोज किस तरह से ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अमीनो एसिड्स जो हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और ये ट्रांजिशन वेसिकल के द्वारा गोल्जी बॉडी में छोड़ दिए जाते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज और लैक्टोज जो हैं वो भी गोल्जी बॉडी के अंदर पॉलीसेक्राइड या म्यूकोपॉलीसेक्राइड के रूप में आ जाते हैं। और ये दोनों मिलकर जो हैं आपके प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में सेक्रेटरी वेसिकल्स के द्वारा निकाल दिए जाते हैं और ये सेल के द्वारा एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर धकेल दिए जाते हैं। और यही जो है लाइसोसोम, तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा जो पिनोसोम आ रहा है और ये लाइसोसोम को स्क्रीप करके पिनोसोम को डाइजेस्ट करके उसको जो है कोशिका से बाहर
को रिलीज करते थे। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि किस प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं उनका सिंथेसिस होता है। अब दूसरा जो सिक्रेटरी फंक्शन है वो है इनका बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो काउड्री ने सबसे पहले शो किया कि गोल्जी बॉडी जो है वो हार्मोन सिक्रेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसने ये किया कि जो थायराइड ग्लैंड की एसिनल सेल्स हैं, अगर उनको हम उनके अंदर उपस्थित गोल्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दें तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका जो सिंथेसिस है वो काफ़ी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से चान एंड स्टीनर ने 1977 में ये डिमोन्स्ट्रेट किया कि पेनक्रियाज की जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वो एक प्री प्रो इंसुलिन को स्क्रीट करती हैं, जो चेंज होकर प्रो इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडेज एंजाइम। और ये जो प्रो इंसुलिन है ये एक्टिवेट होता है इंसुलिन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एक कन्वर्टिंग एंजाइम की उपस्थिति में। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रो इंसुलिन से इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक सी पेप्टाइड चेन जो होती है उसको रिमूव किया जाता है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कन्वर्ट होने के लिए। इसी तरह से बोवन ने भी ये सजेस्ट किया कि जो इंट्रासेलुलर सेंटर ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन है उसके अंदर जो है गोल्जी बॉडी जो है वो उसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो गोल्जी बॉडी परफॉर्म करती है वो है एक्टोसोम फॉर्मेशन, जो है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया के दौरान जो एक्ट्रोसोम है वो उसका फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। जो एक्ट्रोसोम वेसिकल है वो न्यूक्लियस की स्पर्म की न्यूक्लियस की टिप के ऊपर उपस्थित होता है। बर्गोस एंड फॉसेट ने 1966 में गोल्जी बॉडी का एक्ट्रोसोम वेसिकल फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल है ये सबसे पहले शो किया था, और सूसी ने इसको बाद में कंफर्म किया कि इसका गोल्जी बॉडी का एक्ट्रोसोम फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने इसको फॉलोइंग स्टेजेस के अंदर उसको समझाने का प्रयत्न किया कि गोल्जी बॉडी जो होता है एक स्फेरिकल बॉडी के रूप में न्यूमरस वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर सेवरल रोज ऑफ सिस्टर्नी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं उसका वेसिकल के अंदर उसका सिंथेसिस होता है जो न्यूक्लियस के ऊपर कंसंट्रेट होने शुरू हो जाते हैं। और ये एक्ट्रोसोमल वेसिकल जो है, तो जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो एक एक्ट्रोसोमल वेसिकल बनकर न्यूक्लियस के ऊपर स्थित होती हैं। धीरे धीरे जो है ये एक्ट्रोसोमल वेसिकल जो है, जो हेड है स्पर्म की जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक कैप की फॉर्म में उपस्थित होता है, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो एग पेनिट्रेशन में मदद करते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, दीज वेसिकल्स फ्यूज एंड फॉर्म वन और टू लार्ज वैक्यूल्स बन जाते हैं, और ईच वैक्यूल जो होता है ये प्रो एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल की फॉर्म में उपस्थित होता है। और ये जो वैक्यूल्स हैं प्रो एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल्स ये फ्यूज होकर एक बड़ा प्रो एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल, एक सिंगल प्रो जो है एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल उसका फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो वैक्यूल है ये एनलार्ज होता रहता है विद द हेल्प ऑफ मोर सिक्रीशन ऑफ गोल्जी बॉडी, और ये मूव होकर जो एंटीरियर पोल है न्यूक्लियस के वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। और ये जो एनलार्ज प्रो एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल है इस समय पे इसको एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल बोलते हैं। और ये जो कोर ऑफ एक्ट्रोसोम है ये उसको फॉर्म करता है, और जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन्स हैं वो उसके चारों तरफ जो हैं उसके उपस्थित रहती हैं, और फाइनली ये एक कैप न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप के रूप में उपस्थित हो जाता है। एक्ट्रोसोम जो होता है इसके अंदर एक लाइटिक एंजाइम ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे हम हाइलुरोनिडेज कहते हैं।
तो ये जो हाइलुरोनिडेज है ये स्पर्म की ओवम के अंदर एंट्री को हेल्प करता है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो एग की मेम्ब्रेन पे उपस्थित होता है, उसको डाइजेस्ट करके जो ये न्यूक्लियस है स्पर्म का उसको उसके अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है एग के अंदर। चौथा जो फंक्शन है जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसका निर्माण भी जो है गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। हॉल्डेन एटल ने 1974-72 के अंदर सबसे पहले ये प्रपोज किया कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसका फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। तो जो एक्ट्रोसोम है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी स्पेशलाइज्ड एंड जायंट लाइसोसोम containing only hydrolytic enzyme synthesized by ribosome passed to Golgi body through ER and condensed into lysosome। तो वही का वही प्रोसेस है, पहले स्मूथ ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी में ये कंडेंस होकर लाइसोसोम के रूप में वेसिकल्स जो हैं वो वहाँ से बड ऑफ होते रहते हैं। और इस तरह से जो है गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के अंदर एक क्लोज रिलेशनशिप है। और नेविकॉफ ने ये डिनोट किया कि टर्म GERL सिस्टम, तो नोविकॉफ ने एक इस जो सिस्टम है पूरा उसको GERL सिस्टम दिया। GERL क्या स्टैंड करता है? गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम सिस्टम, जो फाइनली सेल सक्रीशन में हेल्प करता है। इसी तरह से एक और फंक्शन जो होता है गोल्जी बॉडी का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड सेल वॉल। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो हमें पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल प्लेट के द्वारा और दूसरा जो एनिमल सेल्स है उनके अंदर कंस्ट्रक्शन के द्वारा एक फटो के द्वारा जो है साइटोकाइनेसिस होकर सेल जो है एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो प्लांट कोशिकाएं हैं उनके अंदर फाइब्रिल विच इज़ मेनली पॉलीसेकेराइड लाइक पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज उसका जो निर्माण है वो भी गोल्जी बॉडी करता है। तो रूट टिप सेल के अंदर स्पाइनेशिया की इट हैज़ बीन फाउंड कि एनाफेज के बाद स्मॉल साइज जो वेसिकल्स हैं जिन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं उनका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट हैं ये लाइनअप इक्वेटोरियल जो लाइन है उस पर लाइनअप हो जाते हैं, एकत्रित होते हैं और धीरे धीरे जो है सेल प्लेट उसका निर्माण करते हैं। इसी तरह से जो पेक्टिन है सेल वॉल का सब्सटेंस जो है उसका सिंथेसिस भी जो है गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, जो which are laid down in the cell wall of growing cells। तो ग्रोइंग सेल्स के ऊपर जो है जो पेक्टिन है उसका जो सिंथेसिस है वो भी गोल्जी बॉडी का है। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन गोल्जी बॉडी का है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो जो उस साइड की वाइटेलोजेनेसिस है उस प्रोसेस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो योग ग्रैन्यूल्स हैं वो सबसे पहले गोल्जी बॉडी के अंदर विजिबल होते हैं और फिर वहाँ से वो जो है उनका ट्रांसफ़र होता है जो एग न्यूक्लियस है उसके अराउंड। तो एंडरसन ने 1966 में ये सजेस्ट किया कि जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं कुछ oocytes के अंदर जिनका निर्माण होता है वो भी गोल्जी बॉडी के द्वारा उनका निर्माण होता है। इसी तरह से स्टीन एंड स्टीन ने 1967 के अंदर ये कंफर्म किया कि जो गोल्जी बॉडी है वो लिपिड पैकेजिंग एंड स्क्रीशन के अंदर यूज़ होता है। और इसको उन्होंने स्टडी किया जब उन्होंने ट्रिशिएटेड पाल्मिटेट और ट्रिशिएटेड ग्लिसरॉल जो है लेबल्ड ग्लिसरॉल और लेबल पाल्मिटेट को यूज़ करके ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा ये शो किया कि 2 मिनट के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये पाल्मिटेट और ग्लिसरॉल 2 मिनट के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे, 5 मिनट बाद वो लिपिड ड्रॉपलेट्स में थे और 10 मिनट्स के बाद वो गोल्जी
कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। तो ये जो है ये सब एक्टिविटीज़ इंडिकेट करती हैं कि इसके अंदर भी गोल्गी बॉडी का इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट रोल है, वो है एक्टिवेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी बॉडी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करती है टू प्रोड्यूस एटीपी, और वो एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स की बायोसिंथेसिस के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेशन का काम भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स करते हैं। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो रॉमबर्ग ने 1971 के अंदर जब उस ट्रिशेटेड शुगर्स का उन्होंने उपयोग करके और फिर ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो सेल कोट के अंदर जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है सेल कोट फॉर्मेशन में, वो भी उनका भी सिंथेसिस भी सबसे पहले गोल्गी बॉडी के अंदर होता है। तो ये जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं जो गोल्गी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साथ फ्यूज होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस के द्वारा जिसका लॉस हो रहा है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये एक्सोसाइटोसिस द्वारा रीबिल्ड करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग जो है उसके अंदर भी गोल्गी बॉडी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेम्ब्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी गोल्गी बॉडी का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम changing of one type of membrane, for example endoplasmic reticulum into another type, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कोशिका के अंदर चलता रहता है। तो मेम्ब्रेन कंपोजिशन जो है सिस्टर्नी की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लगभग काफ़ी मिलती जुलती है। सिस फेज, पर्टिकुलरली सिस फेज की जो मेम्ब्रेन है, और जो ट्रांसफेज की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसकी स्ट्रक्चर काफ़ी मिलती है। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेम्ब्रेन की उसके अंदर भी गोल्गी बॉडी का इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है पिगमेंट फॉर्मेशन। तो बीम्स एंड कैसल ने 1968 में सबसे पहले जो रेटिनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर जो ट्यूनिकेट्स के अंदर कुछ ट्यूनिकेट्स के अंदर उन्होंने कहा, और oocytes के अंदर सैलामेंड्री की ओवरी के अंदर ये इट हैज़ बीन फाउंड कि गोल्गी बॉडी जो होती है वो पिगमेंट फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। लिपिड एब्जॉर्प्शन में जैसे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं उसके अंदर जो है ये लिपिड की एब्जॉर्प्शन में काम करती है। फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में डाल्टन एंड फेलिक्स ने रिपोर्ट किया ये सबसे पहले कि जो ओस्मो रेगुलेशन है कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर, वो उसके अंदर गोल्गी बॉडी का इम्पोर्टेंट रोल है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है एक ट्रैफिक पुलिस है कोशिका की। सो इट इज़ सो एज द एंजाइम्स ऑफ गोल्जियन सिस्टर्नी जो एंजाइम है वो मॉडिफाई सिक्रेटरी प्रोटीन्स जो हैं उनको मॉडिफाई करते हैं बाय ग्लाइकोसाइलेशन और सल्फेशन। तो जो इसकी मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स को गाइड करती है एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने के लिए। तो वर्चुअली अगर हम कहें तो एवरी क्लास ऑफ मिक्रोमोलिक्यूल जो होता है वो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो गोल्गी बॉडी के थ्रू होता है। उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है उसका जो अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उन सब के अंदर जो है गोल्गी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक टेबुलेटेड फॉर्म में अगर हम इसके फंक्शन समझने का प्रयास करें तो इसका पर्टिकुलरली एसिनल सेल्स ऑफ पैनक्रियाज के अंदर ये स्ट्रीशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिनोजन, तो इन सब एंजाइम्स की और जाइमोजेनिक वेसिकल्स के रूप में इनका। इसी तरह से थायराइड फॉलिकल की एसिनल सेल्स के अंदर ये प्रोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोबलेट सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजल जो सेल्स हैं उसके अंदर म्यूकस की सिक्रीशन में ये हेल्प करता है।
जो पेनिस सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रिप्स हैं ऑफ लिबर को हम उनके अंदर ये एंटीरोक्रिनिन हार्मोन ट्रीट करने में हेल्प करता है। ब्रनर्स ग्लैंड सेल्स ऑफ सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ट्रीट करने में हेल्प करता है। हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स की उसके अंदर ये लिपिड की सिक्रीशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा सेल्स हैं ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू उनके अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की सिक्रीशन में हेल्प करता है। जो एल्वियोलर एसिनल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर मिल्क प्रोटीन सिक्रीशन में हेल्प करता है। जो रेटाइनल पिगमेंट सेल्स हैं उनके अंदर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लांट सेल्स के अंदर ये पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज जो है उसके सिक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरॉन्स के अंदर ये न्यूरोट्रांसमिटर सिक्रीट करने में हेल्प करता है। स्पर्मेटिड के अंदर ये एक्टोसोम सिक्रीशन करता है। इसी तरह से फेगोसाइट्स के अंदर ये प्राइमरी लाइसोसोम की सिक्रीशन करता है। oocytes के अंदर वाइटिलोजेनेसिस में ये हेल्प करता है, योग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं उनके अंदर ये लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन में काम करता है। इस प्रकार से जो गोल्जी बॉडी है वो एक सिक्रीटरी सेल्स उन कोशिकाओं के अंदर जिनका मेन फंक्शन सेक्रेशन है उनके अंदर इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। विद दैट वी कंप्लीट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी का आज पूर्ण हो गया। अगले वीडियो में फिर हम लिवर नली के अंदर बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।